कभी सोचा है 4 दोस्त एक ट्रिप पर जाएं और सिर्फ एक वापस लौटे, वो भी ऐसी हालत में कि उसे खुद पर यकीन न रहे कि वो सच में जिंदा है भी या नहीं। मेरा नाम आरव है। लोग कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मैं बच गया, पर मैं हर रात यही सोचता हूं, क्या मैं सच में बच गया या बस छोड़ दिया गया तीसरा शिकार बनने के लिए। हम नासिक से ज्यादा दूर नहीं एक छोटे से गांव में छुट्टियां मनाने गए थे। वहां एक पुराना सुनसान विला था जिसे सभी एकाकी विला कहते थे। कहते हैं वो विला अकेलेपन को निगल जाता है। गांव वालों ने हमें रोका, पर हम हंसते रहे। सोचा हॉरर प्लेस है, मजा आएगा। हमें क्या पता था कि उस घर की दीवारें सांस लेती हैं, खिड़कियां देखती हैं और अंधेरा अंधेरा अंदर नहीं रहता, तुम्हारे भीतर उतर आता है। उस रात मेरे सबसे करीबी दोस्त एक एक कर मुझसे छीन लिए गए, और अब जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं, कान में कोई फुसफुसाता है, तू अकेला नहीं है आरव, हम यही हैं। मेरा नाम आरव है। ज्यादातर लोग मुझे हंसमुख, शांत और थोड़ा सा ओवर थिंकर कहते हैं। मुझे हमेशा से पुरानी सुनसान जगहें, पुराने किले, वीरान सड़कें और भूली हुई हवेलियां अजीब सा आकर्षण देती रही हैं। इस बार भी नासिक में बैठे बैठे अचानक दिमाग में एक पागल सा आइडिया आया। क्यों ना शहर से थोड़ा दूर किसी पुराने गांव में जाकर छुट्टियां मनाई जाएं। मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त हैं। करण, जो हमेशा मस्ती मजाक में रहता है, हर बात को हल्के में लेने वाला। सिया, जो प्रैक्टिकल है लेकिन दिल से बहुत सेंसिटिव। और तन्वी, जो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है लेकिन उसके डर उसकी आंखों में साफ नजर आते हैं। उस शाम हम चारों नासिक के एक कैफे में बैठे थे जब मैंने मोबाइल पर एक पुरानी सी लिस्टिंग देखी। एक विला, नासिक से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में। नाम पढ़कर ही मेरी उंगलियां रुक गईं। एकाकी मिला, एकाकी विला। नाम पढ़ते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एकाकी, अकेला, किसके लिए? मेरे दिमाग में सवाल उठा, पर मुंह से बस इतना निकला, गाइस, ये देखो कितना सस्ता है, और लोकेशन भी गांव के बाहर, एकदम जंगल के पास। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। करण ने मोबाइल छीनकर देखा। ओहो, ये तो मस्त लग रहा है यार, ऐसी जगह पर हॉरर व्लॉग बना सकते हैं, सोचो। सिया ने थोड़ा संदेह से स्क्रीन देखी। रिव्यू तो कोई नहीं है, फोटो भी कम है, अजीब नहीं लग रहा? मैंने हंसते हुए कहा, इसीलिए तो रोमांच है। हमेशा लोग भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, हमें कुछ अलग करना है यार। शहर की आवाजों से दूर, पूरी तरह साइलेंस। तन्वी ने चुपचाप चाय का कप रखा और बोली, सिर्फ साइलेंस की वजह से तुम हमें जंगल के पास एकाकी नाम के विला में ले जाओगे? और अगर सच में भूत भूत हुआ तो? करण ने झट से जवाब दिया, तो तेरे इंस्टा पर रील्स बनेंगी, मेरी दोस्त को भूत ने पकड़ा, लाखों व्यूज आएंगे। सब हंस पड़े। सिर्फ सिया की हंसी हल्की थी, जैसे दिल से नहीं, औपचारिक सी। फिर भी कुछ घंटों की बहस और प्लानिंग के बाद हमने तय कर लिया, अगली सुबह हम चारों एक कार लेकर निकलेंगे, नासिक से थोड़ी दूर उस गांव की तरफ जहां स्थित है एकाकी विला। रात को घर आकर भी मैं उस विला की वही धुंधली सी फोटो देखता रहा। एक काला सा अकेला खड़ा घर, पीछे पेड़ों की परतें, और फोटो के एक कोने में धुंधला सा साया, जो शायद लेंस फ्लेयर था या शायद कुछ और। उस रात नींद ठीक से नहीं आई। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया, तू ज्यादा सोचता है आरव, बस एक नॉर्मल ट्रिप है, 4 दोस्त, थोड़ी मस्ती, बस। मैं नहीं जानता था कि ये नॉर्मल ट्रिप मेरे जीवन की आखिरी सामान्य याद बनने वाली है। अगली सुबह हम सब समय से पहले ही मिल गए। नासिक की सड़कों पर हल्की धूप थी, हवा में ठंडक। हमने गाड़ी में गाने लगाए, स्नैक्स उठाए और रास्ता पकड़ लिया। सड़कें जैसे जैसे शहर से दूर जाती थीं, वैसे वैसे पतली और सुनसान होती जातीं। चारों तरफ खेत, सूखे पेड़ और दूर दूर छोटे कच्चे घर।
करीब 1.5 घंटे बाद गूगल मैप्स ने अचानक से नेटवर्क खो दिया। लो, शुरू हो गई भूतिया कहानी, करण ने मजाक किया। मैंने गाड़ी हल्की की। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सिर पर पुराना गमछा, आंखों में थकान और चेहरा अजीब तरह से खाली। मैंने गाड़ी रोककर खिड़की नीचे की। काका, ये जो एक विला है यहां कहीं, एकाकी विला, उसका रास्ता यहीं से है क्या? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना खालीपन था कि एक पल को लगा जैसे कोई इंसान नहीं, बस खोल देख रहा हूं। काफी देर तक वो चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, उधर मत जाओ। शहर से लोग आते हैं, हंसते बोलते, और लौटते अगर हैं तो वैसे नहीं रहते। तन्वी ने घबराकर कहा, छोड़ो ना यार, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मेरे अंदर का जिद्दी हिस्सा जाग चुका था। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, काका, बस रास्ता बता दो, हम लोग बस 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस शहर चले जाएंगे। उसने सिर हिलाया, जैसे उसे पता हो कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। उसने थोड़ा आगे की तरफ इशारा किया, सीधा जाओ, फिर दाईं तरफ एक टूटा सा पत्थर का बोर्ड दिखेगा। जहां सबने लिखना छोड़ दिया, वहीं से अंदर का रास्ता है। लेकिन रात होने से पहले जो भी करना, कर लेना। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई अंतिम चेतावनी दे रहा हो। सिया की आंखों में बेचैनी बढ़ गई। हम आगे बढ़े तो सचमुच कुछ ही देर बाद एक टूटा फूटा पत्थर का बोर्ड दिखा। उस पर कभी कुछ लिखा होगा, पर अब बस घिसी हुई काली रेखाएं बची थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर लिखा मिटा दिया हो। वहां से अंदर जाने वाला रास्ता कच्चा, संखरा और पेड़ों से ढका था, जैसे वो रास्ता खुद ये नहीं चाहता हो कि कोई उस पर चले। गाड़ी धीरे धीरे उछलती हुई आगे बढ़ी। चारों तरफ पेड़ों की टहनियां ऐसे झुकी थीं जैसे आसमान को नहीं, हमें देख रही हों। करीब 10 मिनट बाद अचानक पेड़ों की लाइन खत्म हुई और सामने वो खड़ा था, एकाकी विला। पहली नज़र में ही लगा जैसे ये घर नहीं, कोई बड़ा सा काला पत्थर हो जो धरती में गड़ गया हो। बाहर की दीवारों पर सीलन के निशान, टूटी हुई बालकनी, झूलता हुआ एक पुराना लोहे का लैंप जो हवा के बिना भी हल्के हल्के हिल रहा था। तन्वी ने फुसफुसाया, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। करण, जो अब तक हंस रहा था, अचानक चुप हो गया। उसकी हंसी जैसे गले में अटक गई हो। यार, थ्रिल तो है, लेकिन सच में ये थोड़ा ज्यादा ही डरावना नहीं है? मैंने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, गाइज, हम 4 लोग हैं, कुछ नहीं होगा, बस 2 दिन। इमेजिन करो कितने अच्छे शॉट्स मिलेंगे यहां से। हमने गाड़ी पोर्च के पास पार्क की। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी गंध नाक में आई, पुराने लोहे, सीलन और कुछ सड़ा हुआ सा। मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे कोई पहले अंदर गया हो और दरवाजा बंद करना भूल गया हो। मैंने दरवाजा और खोला। वो चर्रर की आवाज के साथ हिला। अंदर अंधेरा था। हल्की सी रोशनी टूटे हुए खिड़कियों से अंदर आ रही थी। फर्श पर मोटी धूल, जाले और जगह जगह जले हुए मोमबत्तियों के अवशेष। सिया ने धीरे से कहा, किसने मोमबत्तियां जलाई थीं? अगर ये जगह सालों से खाली है तो इसकी बात अधूरी ही रह गई। ऊपर की तरफ सीढ़ियों के पास किसी के चलने जैसी आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई, जैसे नंगे पांव धूल पर रेंग रहे हों। हम चारों ने एक साथ ऊपर की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। मेरे होंठ सूख रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद चूहे होंगे या हवा से लकड़ी हिली होगी। पर अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज कह रही थी, ये हवा नहीं थी। हमने नीचे के कमरे देखे। एक पुराना हॉल जिसमें लकड़ी की भारी भरकम टेबल थी। एक ड्राइंग रूम जैसा हिस्सा जहां दीवार पर कुछ पुरानी, आधी फटी पेंटिंग्स लटकी थीं। एक में एक परिवार दिख रहा था, माँ, बाप, 2 बच्चे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन सबके चेहरों पर किसी ने काले स्याही से मोटी लाइनें खींचकर आंखें मिटा दी थीं। सिया ने कांपती आवाज में कहा, क्यों कोई ऐसा करेगा? मैंने उस पेंटिंग से नजर हटाकर दूसरे कमरे में देखा। चलो ऊपर के कमरे देख लेते हैं जहां रहना है। ऊपर 3 कमरे थे। एक बड़ा मास्टर बेडरूम, एक छोटा कमरा और एक और कमरा जिसके दरवाजे पर बाहर से पुरानी जंजीर लिपटी हुई थी, जैसे उसे कभी खुलने से रोका गया हो। करण ने उत्साह में कहा, यही वाला हमारा हॉरर स्पेशल रूम होगा। रात को चेन खोलेंगे और देखेंगे क्या होता है। उसका मजाक इस बार किसी ने पसंद नहीं किया। मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, कोई चेन नहीं खोलेगा। हम यहां घूमने आए हैं,
पंगा लेने नहीं। हवा भारी लगने लगी थी। उसी समय नीचे से एक ठक 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 की आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी के फर्श पर कुछ फेंका हो। हम एक दूसरे को देखते रहे। मैंने मजबूरी में हंसी निकालकर कहा, शायद कुछ गिरा होगा। आओ सामान रखो, थोड़ा साफ करते हैं, फिर शाम तक सब ठीक लगेगा। शाम तक हमने बिस्तर साफ किए, थोड़ा सा झाड़ू लगाया, अपने बैग खोले और माहौल को नॉर्मल करने के लिए गाने चलाए। लेकिन हर 2-3 मिनट में कहीं न कहीं से आवाज आती रहती। कभी सीढ़ियों पर चरमराहट, कभी ऊपर की छत से हल्की थाप, कभी खिड़की के बाहर से किसी के फुसफुसाने जैसा भ्रम। सूरज ढलने लगा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, विला की दीवारें और काली लगने लगीं। गांव की तरफ से आने वाली हल्की सी आवाजें भी अब गायब हो चुकी थीं। अब हम सच में एकाकी थे, सिर्फ हम 4 और वो विला, जो शायद हमारे आने का इंतजार कर रहा था। रात ठीक 9 बजे के आसपास हमने नीचे वाले हॉल में बैठकर खाना खाया। हमने सोचा था कि हंसी मजाक करेंगे, लेकिन बातचीत खुद ब खुद धीमी और भारी होती जा रही थी। करण ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, चलो अब भूत वाली गेम खेलते हैं, हर कोई एक एक डरावनी कहानी सुनाए। मैंने तुरंत टोका, यार इस माहौल में सच में ये सब मत कर, पहले ही जगह अजीब है। सिया ने भी हामी भरी, हाँ मुझे पहले ही अच्छा नहीं लग रहा। तन्वी, जो अब तक सबसे चुप थी, अचानक बोली, तुम लोगों ने नोटिस किया है ना, इस घर की हर दीवार पर या तो कुछ न कुछ खुरचा हुआ है या जैसे अंदर से किसी ने नाखूनों से रगड़ा हो। हमने इधर उधर देखा, वो सही कह रही थी। कई जगहों पर दीवार पर सीधी टेढ़ी गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बहुत गुस्से या बेहद डर में दीवार नोच डाली हो। मैंने मजबूरी में कहा, शायद पहले यहां पालतू जानवर रहे हों या कुछ और, लेकिन मुझे खुद अपनी बात झूठ लग रही थी। उस समय बिजली जोर से झपकी और फिर चली गई। हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हमारी मोबाइल टॉर्च की हल्की हल्की किरणें इधर उधर घूम रही थीं। बाहर से सुनाई देने लगी हवा की नीची सी आवाज। लेकिन अजीब बात यह थी कि पेड़ हिल नहीं रहे थे। करण ने कहा, आरव, टॉर्च ऊपर के कमरे में रखी थी ना, वो बड़ी वाली? हाँ, मैंने जवाब दिया, मास्टर बेडरूम में बैग के पास होगी। मैं लेकर आता हूं, करण ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज ऊपर चली गई। हम तीनों नीचे रह गए। कुछ मिनट तक हम चुपचाप बैठे रहे। फिर ऊपर से करण की आवाज आई, गाइज मजाक बंद करो। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने ऊपर की तरफ आवाज लगाई, कौन सा मजाक करण, तू अकेला ही तो ऊपर गया है। चुप्पी। फिर अचानक करण की डरी हुई चीख पूरे विला में गूंज उठी, आरव, सिया, तन्वी, यहां कोई है, दरवाजे के पीछे, मत। उसकी आवाज अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। मैं बिना सोचे ऊपर की तरफ भागा। सिया और तन्वी मेरे पीछे। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर पायदान हमें नीचे खींचना चाह रहा हो। मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा, दरवाजा आधा खुला था, भीतर घुप अंधेरा। करण, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च कमरे में घुमाई। कमरा खाली था। बिस्तर पर हमारा सामान वैसे ही रखा था, लेकिन फर्श पर गहरी ताजी खरोंचें दिख रही थीं, जैसे किसी को घसीटकर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर खींचा गया हो। सिया की आवाज कांपी। वो चिल्ला रहा था, फिर अचानक उसकी आवाज गायब हो गई। तन्वी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। क्या वो नीचे चला गया होगा? हमने पूरा फ्लोर चेक किया, बाकी 2 कमरे भी देखे। वो तीसरा कमरा जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थीं, अब वैसा ही था, बस एक चीज ज्यादा थी, जंजीर थोड़ी सी ढीली दिखाई दे रही थी। मैंने उसे छूने की कोशिश भी नहीं की। दिल तेजी से धड़क रहा था। नीचे देखते हैं, मैंने कहा। हम तीनों फिर से हॉल में गए, लेकिन वहां भी करण नहीं था। मैंने उसका नाम लेकर पूरे विला में आवाज लगाई, करण, ओए करण, मजाक मत कर, निकल बाहर। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ दीवारों की खामोशी थी। तभी अचानक सीढ़ियों के पीछे वाले कोने से कुछ गिरने की आवाज आई। हमने टॉर्च घुमाई। वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स पड़ा था, जो शायद अभी अभी शेल्फ से गिरा था। मैंने झुककर बॉक्स उठाया। उस पर धूल जमी थी, लेकिन एक जगह उंगलियों के निशान ताजा लगे थे। करण के या किसी और के, मैं खुद नहीं जानता था।
बॉक्स के भीतर एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। सिया ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पहला पेज। हमने ये घर शहर से दूर शांति के लिए बनाया था। मैं, मेरी पत्नी, हमारा बेटा और बेटी। आगे लिखा था, ये जगह पहले किसी और की थी। गांव वालों ने बहुत मना किया था। उन्होंने कहा था कि ये जमीन उसकी है जो अकेलेपन को अपना भोजन बनाती है। जो भी यहां रहेगा उसे ये कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैंने घबराकर सिया से डायरी छीन ली। बस अब और मत पढ़ो। लेकिन तन्वी ने जिद की, नहीं, आगे क्या लिखा है ये जानना जरूरी है। शायद इसी से करण का पता चले। आगे लिखा था, पहली रात हमें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं, दीवारों पर खुरचने की आवाज, और हमारे बच्चों की हंसी के बीच किसी तीसरे अनजान बच्चे की हंसी मिल गई। मेरी उंगलियां कांपने लगी। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। डायरी में आगे लिखा था, एक दिन मेरी बेटी ने कहा, पापा, ये दीदी कौन है जो कहती है वो हमेशा अकेली रहती थी, अब वो हमारे साथ रहेगी। हमने सोचा ये उसका इमेजिनरी फ्रेंड है, लेकिन फिर वो दीवारों पर नाम लिखने लगी, एकाकी। धीरे धीरे घर की दीवारों पर वही शब्द उभरने लगे, एकाकी, एकाकी, एकाकी। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखावट बदली हुई थी, तेज, हड़बड़ाई हुई, जैसे किसी ने भागते भागते लिखा हो। वो हमें घर में बंद कर चुकी है। दरवाज़ा नहीं खुलता, बत्ती खुद ब खुद बंद हो जाती है। हमारा बेटा गायब हो गया है। दीवारों के अंदर से उसकी आवाज़ आती है, कहता है, पापा, मैं यहां हूं, अकेला मत छोड़ो। और आज मेरी पत्नी भी दीवार में चली गई। आखिरी लाइन पर बस इतना लिखा था, जो भी ये पढ़े उससे एक ही गुजारिश है, इस घर में कभी अकेला मत रहना। वो अकेले को सबसे पहले ले जाती है। मैंने डायरी बंद कर दी। तभी मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि मुझे याद आया कि करण ऊपर अकेला ही गया था। वक्त का अंदाजा खो गया था। बाहर शायद रात के 10 या 11 बजे होंगे, पर विला के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा, सिया ने घबरा कर कहा। करण को छोड़कर? तन्वी ने रोते हुए पूछा। मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली। अगर हम यहीं रहे तो शायद हम तीनों भी। वो वाक्य पूरा करने की हिम्मत नहीं हुई। हमने फैसला किया, पहले गाड़ी की चाबी ने, जो मेरे बैग में ऊपर रखी थी, फिर करण को ढूंढते हुए विला से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हम तीनों फिर से ऊपर चले। सीढ़ियों पर कदम रखते हुए हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें गिन रहा हो। 1, 2, 3। मास्टर बेडरूम में पहुंचकर मैंने बैग उठाया, चाबी निकालने लगा, तभी दरवाज़ा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। तन्वी चीख पड़ी, कौन है? दरवाज़ा खोलो। मैंने भागकर हैंडल पकड़ा, खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे बाहर से नहीं, भीतर से ही जाम हो चुका था। उसी समय कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरे हाथ ठंड से सुन्न होने लगे। टॉर्च झपकने लगी। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमती हुई अचानक एक कोने में रुकी। वहां दीवार पर बड़ी बड़ी उंगलियों से खुरच कर लिखा था, मैं अकेली नहीं रहूंगी। उसके ठीक नीचे लाल धब्बे, जैसे किसी ने ताज़ा खून से हाथ रगड़ा हो। तन्वी बुरी तरह रोने लगी। आरव, हमें बचा लो प्लीज, मेरी मम्मी, मुझे घर जाना है। मुझे भी रोना आ रहा था, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने कहा, हम सब साथ रहेंगे। याद है डायरी में क्या लिखा था? जो अकेला हो जाएगा वो पहले। मैं पूरा बोलता ही कि उसी समय कमरे के कोने से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। हंसी किसी छोटे बच्चे की लग रही थी, लेकिन वो इतनी ठंडी, इतनी खाली थी कि रूह कांप गई। टॉर्च की रोशनी उसी कोने की तरफ घुमाई। पहले हमें कुछ नजर नहीं आया,
फिर धीरे धीरे जैसे अंधेरे से कोई आकृति उभरने लगी। एक छोटी सी लड़की का साया, सफेद फ्रॉक जो जगह जगह से फटा हुआ था और उस पर सूखे खून जैसे काले धब्बे। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 गहरे काले खाली गड्ढे। सिया का हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। लड़के की नजर, या यूं कहूं उसकी खाली जगह, सीधे हम पर थी। वो धीरे धीरे बोलने लगी, तुम 4 थे, अब 3 हो गए, एक मेरे पास है। मेरे मुंह से निकला, करण कहाँ है? उसे छोड़ दो, हम यहां से चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो। फिर हंसी। वो अब अकेला नहीं है, दीवारों के अंदर आवाजें बहुत हैं, उसे अब डर नहीं लगता। कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, कभी दूर से, कभी बिल्कुल कान के पास। आरव, सिया, तन्वी, और बीच बीच में करण की कराहती हुई आवाज, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। मुझे लगा मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। इस बार दरवाजा हिल गया और दूसरी लात पर वो अचानक खुल गया, जैसे किसी ने खुद खोल दिया हो। हम तीनों भागते हुए कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियों की तरफ जाने ही वाले थे कि पीछे से वही लड़की की आवाज आई, जो डर कर भागते हैं वो हमेशा लौट कर आते हैं। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीचे हॉल में पहुंचकर मैं सीधे मेन दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। मैंने पूरा जोर लगाकर खींचा, नहीं खुला। सिया और तन्वी भी धक्का देने लगी। तभी दरवाजे के कांच में हमें अपना प्रतिबिंब दिखा, पर एक पल में हमारा प्रतिबिंब बदल गया। कांच में हम 4 लोग दिखाई दे रहे थे, मैं, सिया, तन्वी और करण। लेकिन करण की आंखें काली थीं, जैसे किसी गड्ढे से भरी हों। उसने कांच की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, तुम क्यों भाग रहे हो? हम तो दोस्त हैं, दोस्त कभी अकेले नहीं छोड़ते। तन्वी जोर से चीखी और पीछे की तरफ गिर पड़ी। मैंने कांच पर मुट्ठी मारी, लेकिन कांच ने जैसे मेरी मुट्ठी को सोख लिया, आवाज तक नहीं हुई। अचानक घर की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। ऊपर से, दीवारों में से, फर्श के नीचे से, सीढ़ियों की दरारों से फुसफुसाहटें निकलने लगीं। रुको, यहीं रहो, हम अकेले हैं। सिया ने मेरे कान में लगभग रोते हुए कहा, आरव, अगर हम अलग अलग भागने की कोशिश करें तो शायद कोई एक तो निकल जाए। मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, यही गलती पहले वाले परिवार ने की होगी। जो भी अकेला पड़ा वो पहले गया। हम साथ रहेंगे, किसी भी हालत में अलग नहीं होंगे। लेकिन लगता है उस विला ने हमारी बात सुन ली थी। अचानक टॉर्च बंद हो गईं। पूरा विला घुप्पे अंधेरे में डूब गया। बस ऊपर से उस लड़की की हंसी। अब वो अकेले नहीं हंस रही थी, उसके साथ कई और आवाजें मिल चुकी थीं। मुझे नहीं पता हम कितनी देर तक उस अंधेरे में खड़े रहे। समय, आवाज, शरीर की सीमा, सब धुंधला होने लगा। मुझे बस इतना याद है कि मैंने किसी तरह सिया और तन्वी का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं बार बार दोहरा रहा था, हम साथ हैं, साथ हैं, अकेले नहीं हैं। फिर अचानक मेरे सामने एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे किसी ने मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया हो। बाहर के गांव के दूर के घरों की हल्की सी रोशनी, रात का आसमान, सब कुछ एकदम असली लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भागो। मैंने सिया और तन्वी को खींचा और उस तरफ दौड़ पड़ा। उस एक पल में सब कुछ धुंधला गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, दीवारों से हाथ निकलते महसूस हुए। पीछे से लड़की की चीखती हुई आवाज आई, मत जाओ,
तुम भी तो अकेले हो। फिर एक तेज झटका लगा और उसके बाद सब काला हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं, मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर था। आसपास एंटीसेप्टिक की तेज गंध, मशीनों की बीप और सफेद रोशनी। एक पुलिस वाला मेरे पास खड़ा था। उसने सख्त आवाज में पूछा, तुम्हारे बाकी 2 दोस्त कहाँ हैं? मेरी आवाज भर गई। सिया, तन्वी, वो मेरे साथ थीं। हम विला से भाग रहे थे। वो बोला, जब गांव वालों ने तुम्हें सड़क के किनारे बेहोश पाया, तुम अकेले थे। सिर्फ तुम। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चिल्लाने लगा, नहीं, वो मेरे हाथ पकड़े हुए थीं। हम साथ भागे थे। हमने तय किया था कि कोई अकेला नहीं रहेगा। डॉक्टर ने आकर मुझे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं शॉक में हूं, हेलुसिनेशन हो सकते हैं, मुझे आराम की जरूरत है। लेकिन वो नहीं जानते थे, जो मैंने वहां महसूस किया था वो हेलुसिनेशन नहीं था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने विला की तलाशी ली। उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, न सिया, न तन्वी, न करण। सिर्फ दीवारों पर खरोचें और कुछ जगहों पर धुंधला लिखा हुआ, अब वो अकेला नहीं है। आज कई महीने बीत चुके हैं। मैं शहर लौट आया हूं। लोग कहते हैं मैं बच गया, पर सच ये है कि मैं बचा नहीं। मैं बस छोड़ दिया गया। रात को मुझे अभी भी करण की आवाज सुनाई देती है। हम दोस्त हैं ना आरव? दोस्त कभी अकेले नहीं छोड़ते। कभी कभी जब मैं शीशे में खुद को देखता हूं तो मुझे अपने पीछे 3 साए खड़े दिखते हैं। एक लड़का, 2 लड़कियां। उनकी आंखें काली, खाली, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे इंतजार कर रहे हों कि मैं उनकी तरफ मुड़कर कहूं, ठीक है, अब मैं भी अकेला नहीं रहूंगा। और शायद यही वजह है कि मैं यह कहानी तुम्हें सुना रहा हूं, क्योंकि शायद अकेला अब मैं भी नहीं हूं। अगर तुम ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हो तो एक काम करना, जरा आसपास नजर घुमाकर देखो। सच में अकेले हो या तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा है, जिसकी आंखें तुम्हें दिखाई नहीं देती, पर वो तुम्हें बहुत देर से बहुत चुपचाप देख रहा है। एकाकी विला सिर्फ उस गांव में नहीं है। कभी कभी वो हमारे कमरों में, हमारे मन में, हमारे डर और अकेलेपन में भी बन जाता है। अगर तुम्हें ऐसी डार्क, मिस्ट्री और हॉरर कहानियां पसंद आती हैं तो इस कहानी को लाइक करो, अपने किसी दोस्त को भेजो और सोने से पहले बस इतना याद रखना, कभी ये मत सोचो कि तुम सच में अकेले हो। उसे अकेले लोग बहुत पसंद हैं।